So hey guys, welcome to my channel. You are watching my channel. This is Experience with लोकेश राजपूत। तो आज हम दीपक फार्म्स पे हैं। वहाँ के ओनर दीपक जी से आज फिर से बात कर रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और कितना आउटपुट आता है। तो हम आज बहुत मोटा कैलकुलेशन लेंगे कि जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस कि किस तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कितना वो एक जो जायज़ है उस के इनपुट से, ठीक है, आउटपुट ऐसा ना हो कि वो सोच के बैठे हैं कि किसी के कहने पे कई बार चले जाता है। हमारा जो इन्वेस्टर है वो कई बार सोच लेता है यार 10 रुपये लगा के मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ। क्या वो सच है? क्या वो सच में रियलिस्टिक बात उन तक के कानों तक पहुँची है? तो एक बार जो ऑलरेडी इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जो कि दीपक राजपूत हैं, वो ऑलरेडी कई सालों से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं फरीदाबाद रीजन में और 5 एकड़ की इनकी लैंड है जिसमें उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली फ़िश फार्मिंग को डेडिकेट किया हुआ है। तो वी वांट कि वो एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने डिटेल्स बताएं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही एक्सपेक्टेशन रखनी है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ तो क्या रखनी चाहिए। तो सर, हम वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लास्ट वीडियोस में हमारे साथ बहुत सी डिटेल्स शेयर करी फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड। अभी जो की कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉस्ट, इंसान बहुत जल्दी उसमें भावुक हो जाता है कि अच्छा यार 10 रुपये लगा के मेरे को किसी ने बोला लाख रुपए मैं अचीव कर सकता हूँ साल बाद या साल 2 साल बाद, ठीक है। तो क्या वो सच है या नहीं है, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप इसमें महारती हैं, आपको बहुत लंबा टाइम हो गया इसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो क्या आउटपुट होता है सर इसमें? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहली चीज़ है कि हमने जैसे लैंड रेंट पे ले ली या अपनी है, सपोज हमारी अपनी लैंड है, तो जो कैलकुलेशन है वो हम एक हेक्टेयर के हिसाब से ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेक्टेयर मीन्स 2.5 एकड़। अच्छा, तो 2.5 एकड़ का सबसे पहले है कि अपनी लैंड अपनी है और तालाब खोदना है। तो अगर हम जेसीबी वाले को बुलाकर तालाब खुदवाते हैं तो वो 2.5 एकड़ के लगभग 2.5 लाख ही मांगता है। अच्छा, तालाब खोदने के। अच्छा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जेसीबी का बना हुआ तालाब आपका 2 से 2.5 साल में मेंटेनेंस मांग जाता है। उसके बाद फिर उसको एक बार सुखाओ, खाली करो, सुखाओ, फिर दोबारा उसकी रिपेयरिंग कराओ। तो हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि बजाय जो 2.5 लाख रुपए हमने जेसीबी वाले को देने थे, उसकी बजाय एक 1.5 लाख रुपए का पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है। उस पर 1 महीने के लिए एक ड्राइवर रख लिया, ठीक है। 1.5 लाख का ड्राइवर आ गया, ट्रैक्टर आ गया, और 10,000 का ड्राइवर, 160, 40,000 का डीजल लगा लो। 40 की जगह आप बेशक से 60 का लगा लो, अब डीजल महंगा हो गया। 60,000 का डीजल, आपका तालाब बन गया। उसके बाद आप उस ट्रैक्टर को आप वापस सेल आउट कर दो, ठीक है। आपने 1.5 का खरीदा था, 1.25 लाख में बेच दो सपोज आप उसको, ठीक है। अब आपके पास वो 1.25 लाख जो 1.5 लगाए थे उसमें से 1.25 वापस आ गया। अब उस 1.25 लाख से तालाब आपका बन के तैयार हो गया, उसमें बच्चा डालना है। 1.25 लाख से बच्चा खरीद के डाल दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो मैं सजेस्ट करता हूँ ना, 6 से 8 इंच का बच्चा, वो आपका 2.5 एकड़ के तालाब में आपका 12,500 बच्चा डलना है। 5 से 7 रुपए आपको बच्चा मिलेगा, ठीक है। वो आपका डल गया, बिल्कुल बिल्कुल। 1.25 लाख में अभी आपके पास पैसा बच गया। अच्छा, उस पैसे से, बचे हुए पैसे से आप क्या काम करेंगे कि इनका फीड लेके आएंगे, ठीक है। 15 से 20 रुपए किलो वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफिट जो रेडीमेड फीड आता है, लोग कहते हैं ग्रोथ अच्छा होता है, ये है वो है, लेकिन अगर उसकी कैलकुलेशन निकालें तो जितने की हमारी मछली तैयार होके बिकेगी उतने का तो फीड खरीद लिया भाई, एक बात है। तो आप सिंपल राइस ब्रांड और राइस जो राइस पॉलिश होती है वो लाइए, और सरसों की खल लाइए। ये 2 चीज़ बेस्ट हैं। यानी कि अगर सही कैलकुलेशन लगाकर सही मैनेजमेंट करके चलते हैं तो
2.5 लाख में आपका तालाब तैयार हो जाएगा, उसमें मछली का बच्चा भी डल जाएगा और उसका राशन भी आ जाएगा, स्टार्टिंग राशन। ओके, ठीक है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जो और पड़ती हैं, सबसे मेन चीज़ है ट्रैक्टर का बना तालाब है वो 5 साल तक रिपेयरिंग नहीं मांगता। अच्छा। जेसीबी क्या है, इस तरीके से स्टेप बना देती है, स्लोप नहीं होता। हाँ, स्लोप नहीं होता, परफेक्ट। इसमें 45 डिग्री का स्लोप चाहिए। आप 5 से 7 फुट आपने पानी भरना है तो 6 से 8 फुट का डोले की हाइट चाहिए और 45 डिग्री का स्लोप हो। अच्छा। तो आपका तालाब 5 साल तक भी मेंटेनेंस नहीं मांगेगा। अच्छा, हाँ। अगर जेसीबी से बनवाया है 2 साल बाद वो मेंटेनेंस मांग गया, आपका 1 साल का तो टाइम पीरियड खाली चला गया कमाई करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही अगर हम देख लेते हैं तो लंबे टाइम तक प्रॉफिट लेते हैं। अब ये मेरा जो तालाब सूखा हुआ है ये आज 5 साल बाद रिपेयरिंग मांग रहा है। अच्छा, इसकी हाइट बहुत कम है, ये नर्सरी के लिए है क्या? हाँ, अभी इसमें से 1.5 फुट मिट्टी उठ के साइडों में आएगी, जो साइडों के डोले कट के इसके अंदर चले गए ना। हाँ। तो इसमें से 1.5 फुट मिट्टी उठ के साइडों में आएगी और इसके डोलों का प्रॉपर टेपर 45 डिग्री एंगल का होगा। नर्सरी के लिए हाइट 7 फुट नहीं दे सकते, नर्सरी के लिए मैक्सिमम 5 फुट की हाइट देनी होती है पानी की। अच्छा। 4 से 5 फुट बेस्ट है नर्सरी के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा ज़्यादा गहराई में अगर रहेगा तो उसके भी मोर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। ओके ओके। कैलकुलेशंस इसमें इतनी है कि अगर आप मेरे साथ बैठेंगे सुबह से शाम तक तो भी आप टोटल कैलकुलेशंस को नोट नहीं कर सकते। तो सर, जैसे आप ट्रेनिंग भी आप देते हैं बहुत से फार्मर्स को, जो भी आपको अप्रोच करता है फ्री ऑफ कॉस्ट आप फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत से फार्मर्स बहुत दूर से भी आते हैं। वो इस वक्त मेरे 3 फार्मर्स हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद अपना फिश फार्मिंग कर रहे हैं। एक तो मंझावली में है जी, विक्रम यादव जी, उनका माल बिल्कुल बिकने के लिए तैयार है और उन्होंने 2021 मार्च फर्स्ट वीक में बच्चा डाला था और आज दिसंबर है, जब चाहे उनका माल अच्छा बेच सकते हैं। अरे वाह। जबकि बीच में उनको कुछ दिक्कत आ गई थी कि वो उनकी फीडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं करवा पाए थे। लेबर प्रॉब्लम थी फीडिंग करवाने के लिए। एक साहूपुरा में है चेतन शर्मा जी और एक सचिन है, वो बुलंदशहर में जाके उसने को जगह मिली है, वो बुलंदशहर में फिश फार्मिंग कर रहा है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी वजह से किसी का नुकसान होने से बच गया और वो 2 पैसे कमा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं लोग, रीजन्स में हैं। इसमें क्या वो इन्फॉर्मेशन तो चाहते हैं पर सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में पहुंच नहीं रही है। एक्चुअल में क्या है ना, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उसको हम अपने यहाँ से एक बच्चा भी सेल नहीं करते। अच्छा। कहानी क्या है कि आपने किसी से सलाह ली, 1 एकड़ का पौंड है कि जी मेरे को कितना बच्चा डालना चाहिए, कि जी ऐसा है मैं आपको बच्चा दिलवा देता हूँ। वो छूटते ही कहेगा मैं आपको बच्चा दिलवा देता हूँ, ढूंढ के पता करके बताता हूँ। कैपेसिटी तो है 5 वैरायटी मिला के 5000 की, और वो क्या करेगा आपको 2 वैरायटी का 10,000 डाल देगा। अच्छा। क्योंकि उसने उस बच्चे जो वो आपको बच्चा दिलवा रहा है ना, उसमें वो कमीशन खा रहा है। अच्छा। वो अपनी कमीशन को देखता है, ना कि आपके लॉस को। अगर 1 एकड़ के तालाब में 10,000 बच्चा 20,000 बच्चा डाल देंगे तो वो आपका 4 से 5 साल तक भी उसमें मछली के बच्चे को रखो, कितनी भी फीडिंग कराओ, वो मछली नहीं बनेगा। अच्छा। बिकॉज कंजेशन उसमें इतना हो गया। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो फीडिंग का, सपोज 4 आदमियों में आप 1 रोटी दे रहे हैं, आधी आधी रोटी भी नहीं आई, क्वार्टर रोटी हर किसी के हिस्से में आ रही है। वही चीज मछलियों को कितनी भी फीडिंग करा लो वो भूखी रहेंगी, बिल्कुल, पेट ही नहीं भरेगा उनका। बिल्कुल। उनको दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा, मोर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा आपने बच्चा डाल रखा है तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बार बार आएगी।
वो आदमी तो अपनी कमीशन लेके पार गया, उसने तो आपको जहां निचोड़ना था वो निचोड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसलिए चाहे आप उसके रेगुलर कस्टमर बनो चाहे ना बनो उसने तो अपना आपसे अपनी कमाई करके वो पार गया। अब आपको जूझना है। यहीं पास में एक फार्म है, उसमें 1500 की कैपेसिटी है सिर्फ उस तालाब की। अच्छा। मैक्सिमम 1500 बच्चा डल सकता है, वो भी मिक्स का। उसमें सिंगल वैरायटी उस बंदे ने 7500 बच्चा डलवा दिया। ओ भाई साहब। और नतीजा ये हुआ कि वो 4.5 लाख रुपए के घाटे से गया, क्योंकि वो जो तालाब है वो भी रेंट पे था। अच्छा। वॉचमैन की तनख्वाह गई, फीडिंग जो कराई वो सारी बेकार गई। आफ्टर ऑल वो बंदा फिश फार्मिंग छोड़ दिया हमेशा के लिए। सही बात है। और वो आगे किसी को भी सलाह नहीं देगा कि फिश फार्मिंग करो। इसीलिए हम करते हैं कि भाई हमने भी शुरू में ऐसी ही दिक्कतें झेली थी। हाँ हाँ। इसीलिए हम लोगों को गाइड करते हैं कि भाई कोई भी आता है हम उसे समझाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपको दलालों से लुटेरों से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर आपको अपना कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे तो हमें आपसे कोई लालच नहीं है फिर। सही बात है सर, ज्ञान बांटना बहुत बड़ी चीज होती है। ज्ञान देंगे। हाँ। आप कहें बच्चा हम आपको दे दें, नहीं, मेरे पास एक फोन मारूंगा, मेरा अगर 1 लाख बच्चा भी तैयार हो, एक फोन मारूंगा मेरा वो बिक जाएगा। हम तो इस लाइन में अब इतना घुस चुके कि एक फोन पे लाखों बच्चा बिक जाता है हमारा। तो सर अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि कॉस्ट। अभी आपने शेयर किया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कितना कॉस्ट, किन किन एजेंट से बचना है हमें। तो अभी एक आउटपुट की तरफ लेके चलते हैं कि एक मोटा मोटा एक फार्मर को कितना एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जो जायज़ है। 2.5 एकड़ में अगर आप अपने विवेक से सब कुछ सही कैलकुलेट करके चलेंगे तो 2.5 एकड़ में आपका 3 से 3.5 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट आएगी। अच्छा। जो वाजिब है। और उसमें आपका 2.5 एकड़ में लगभग 5 से 6 लाख का माल बिकेगा। अच्छा। जो वो सपने दिखाए जाते हैं ना 1 एकड़ में 5 लाख का माल बिकेगा, वो कभी नहीं। अब जो आपने बताया कि लगभग 3.5 लाख रुपए इसमें लागत आएगी, 3 से 3.5। 3 से 3.5। और इसमें सरकार कितनी मदद करती है? सरकार इसे सरकार जो देती है सब्सिडी, उनके अपने अलग क्राइटेरिया हैं। वो तो जैसे आपका 2.5 एकड़ के तालाब की खुदाई में 7.5 लाख रुपए का खर्चा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। पर अब जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें बिल हमें देने होते हैं, उतना तो बिल जब काम ही नहीं किया, ट्रैक्टर से काम कराया तो उतना सब मिल जाते हैं। अच्छा। नहीं, हम जुगाड़ू काम पे नहीं जाएंगे। देखिए, हाँ, जुगाड़ू नहीं, हर चीज का तो बिल ही नहीं मिलता। सही बात है, सही बात है। जैसे राइस पॉलिश है, ये जो लोकल सेलर्स हैं उनसे आती है। उनका कोई ना जीएसटी नंबर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक मशीन रख के एक इंजन से ना बिजली का कनेक्शन होता है, एक इंजन रखा हुआ है, एक मशीन रखी है, उससे निकाल रहे हैं और लोगों का चावल निकाल के दे देते हैं धान में से। राइस पॉलिश और भूसी उनके पास रह जाती है, वो राइस पॉलिश हमें बेचते हैं। अच्छा। वो दे ही नहीं सकते। ये तो अपने जो लिंक हैं, जैसे जेसीबी वाले से किसी से लिंक हो, उससे कि भैया आप मेरे को बिल दे दे, किसी खल छिलके वाले से लिंक हो, उससे ले लिया, किसी परचून वाले से उससे ले लिया, ऐसे लिए जाते हैं। एक्चुअल में तो जो गाइडलाइंस है उन्हें पूरी करना नामुमकिन होता है। अगर आप 100% तरीके से ईमानदारी से चलते हैं, हाँ, तो आपको सब्सिडी मिल ही नहीं सकती। और अगर पूरा जिस तरीके से जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी है, अगर माल उनसे खरीदते हैं तो उनसे फिर लॉस में हम, फिर आपको माल इतना महंगा मिलता है। हाँ, जो चीज़ आपको मान के चलो 20 रुपए किलो पड़नी है, वो आपको 50 रुपए किलो पड़ेगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसमें हमारा मुनाफा ही ख़त्म। तो अगर मैं सारे तरीक़ों से भी बात करूं, 3.5 से 3.5 लाख में हमें आसानी से, ज़्यादा टेढ़ा ना करके आसानी से हमें सरकार से कितनी मदद मिल जाती है? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, या फिर 3 लाख में 1.80? 1.80। अच्छा। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो अगर हमने 3 लाख 1.20 में, हमें आप कह रहे हैं 5 से 5.5 लाख का आउटपुट, तो इतना मुनाफा आ जाता है हमारा। बिल्कुल। तो सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक सैलरीड पर्सन के लिए इतना आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, वो जो कमाता है, या एक नॉर्मल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं, अगर मैं एफडी में
शेयर करूं कि 1 लाख रुपए डालें तो साल का बैंक आज की रेट में 6.8 दे रहा है, 6.8%। तो उसके मुकाबले तो ये काफ़ी गुना ज़्यादा है। नहीं वो तो ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा है। मेहनत, हाँ। समाज में जैसे फिश फार्मर को मान सम्मान बहुत मिलता है। अच्छा, एक पर्सनैलिटी है कि हाँ जी फिश फार्मर है। अच्छा, कुछ सालों पहले मुझे याद है जब फिश फार्मिंग का ट्रेंड अचानक से गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उससे पहले गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी फिश फार्मर को। तो उस वक्त फिश फार्मिंग करने वाले को बड़ा इज्जत देने की जगह अजीब सा वो ट्रेंड करते थे, अरे यार पता नहीं क्या धंधा करता है, मतलब गंदा है पर धंधा है, उस तरीके से ट्रीट करते थे। आज की तारीख में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इस बिजनेस में, लोग बड़े सम्मान की निगाह से देखते हैं और पैसा भी अच्छा है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है, कोई कम नहीं है। तो पर मेहनत इससे ज़्यादा भी निकल आता है। लेकिन वो अब कई जने कहते हैं जी पंगास की खेती कर लो। अच्छा, हाँ। इसमें मछलियों की वैरायटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे पंगास की खेती के लिए सजेस्ट कर देते हैं, हमारे यहाँ का कल्चर पंगास के लिए है ही नहीं। अच्छा, अगर पंगास करी नवंबर तक उसको सारी को बेच दिया तो बेच दिया, अगर नवंबर तक नहीं बेच पाए उसके बाद वो अपने आप सारी मर जाएगी। अरे सर्दियों में वो यहाँ पर वो पंगास मछली का जो कल्चर है वो है समुंदर के जो हमारे तटीय इलाके हैं ना, हाँ, जहाँ ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहाँ के लिए कल्चर वो सही बनता है। अच्छा, लेकिन लोग वो कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा के पंगास करवा देते हैं। अभी पीछे मेरे से किसी ने बोला था कि आओ लोकेश मिलके जरा वो करते हैं, पिराना के लिए फिश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ इसके बारे में नॉलेज है नहीं, बाकी मैं एक बार राय ज़रूर लूँगा कि क्या पिराने का आउटपुट है, क्या जिसको लोग पिराना बोलते हैं, एक्चुअल में वो पिराना नहीं है, वो रूपचंदा है। अच्छा हाँ, मैं वही सोच रहा पिराना की ना बचपन में। अब जैसे लोगों को एक बायोफ्लोक का कल्चर थमा दिया, बायोफ्लोक में एक 10,000 लीटर या 15,000 लीटर के टैंक में आप इतने लाख रुपए एक टैंक से कमा लेंगे, ये है वो है। उसमें कवई है, सींगी है, इनकी खेती करवा रहे हैं। टोटल फेलियर। कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने इसमें प्रॉफिट उठाया। अच्छा, 500 करोड़ का बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर हो गया बायोफ्लोक के इंस्ट्रूमेंट्स का। अच्छा, जो उसमें रिक्वायर्ड, चाहे वो पॉपलिन का तिरपाल है, नेट है, स्टोन है, एयर कंप्रेसर है, 500 करोड़ का बिजनेस हो गया और 5 करोड़ की मछली नहीं बिकी उससे। सरासर नुकसान, और उन लोगों को फायदा जिसने इसका। सबसे बड़ी चीज, हाँ, नया बिजनेस कौन ढूंढ रहा है? जिसके पल्ले कुछ नहीं है, बिल्कुल, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो तो पहले ही ऊपर वाले की मार का मारा हुआ है। उसके बाद उसको मिसगाइड करके ख्याली पुलाव उसके दिमाग में भर दिए और उसको और ज्यादा जो कुछ था उसको भी खत्म करवा के कर्जे में दबवा दिया। बिल्कुल, वो गलत है। एक डॉक्टर साहब थे विनीत अरोड़ा जी, वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उनके पास पैसे की भरमार थी। उन्होंने मेरे से बायोफ्लोक के लिए कहा, मैंने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने यहाँ टिकावली गांव में 2.5 एकड़ जमीन रेंट पे लेके उसमें बायोफ्लोक के टैंक बनाए उन्होंने। अच्छा, सीमेंटेड 10 टैंक बनाए 20 बाई 20 के, और टोटली लॉस में ख़त्म करके आज वो अपना घर बैठे हैं। अच्छा। फिलहाल वो मुंबई हैं किसी जॉब पे। अच्छा, उनको 8-7 लाख रुपए का वो नुकसान कर बैठे अपना। तो यही इन्फॉर्मेशन हमारा ऑब्जेक्टिव था दीपक जी, कि ये जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ऑडियंस तक, जो लोग इस चीज़ में, इस बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, जिनके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है फ़िश फार्मिंग का, और लोगों के बहकावे में ना आके वो गलत स्टेप ना लें, एटलीस्ट पूरी एनालिसिस अपनी कर लें। हाँ, कौन मेरे हैं एक्सपीरियंस, आओ मेरे पास एक्सपीरियंस लो, खुद इसमें कैलकुलेशंस निकालो, जो भी काम होते हैं अपने आप देखो और
कि कितना बच्चा डल रहा है, कितना राशन डल रहा है, और जो भी नॉलेज है वो हमसे लो, लॉस मत उठाओ। तो मैं दीपक जी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के ज़रिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर शेयर करूँगा उन लोगों से, ताकि जो लोग चाहते हैं कि उन्हें सही गाइडेंस मिले। हम अपने वीडियोस में सारी चीज़ें शायद नहीं कवर कर पाएंगे, सारे एरियाज़ किस इंडिया में किस किस एरिया में कौन कौन सी फ़िश फार्मिंग होती है या उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या कॉस्ट है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं दीपक राजपूत जी से। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, हम फिर कनेक्ट करेंगे फॉर मोर वीडियोस। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।